आज हम एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ जो 1981 का मामला है उससे जुड़े कुछ अहम दस्तावेजों को देख रहे हैं। बिल्कुल। ये दस्तावेज सीधे सीधे न्यायपालिका की आज़ादी और जजों की नियुक्ति और तबादले जैसे बहुत ही संजीदा मुद्दों से जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी कोशिश रहेगी कि इन दस्तावेजों के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उन्हें समझें। बिल्कुल, ये केस जिसे लोग फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं, इसने न कई बुनियादी सवाल खड़े कर दिए थे। जैसे संविधान में जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है परामर्श या कंसल्टेशन, जी, उसका ठीक ठीक मतलब क्या है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये बस राय लेना है या फिर इसमें सहमति मतलब कॉन्करेंस होनी जरूरी है? और पूरी प्रक्रिया में किसकी राय किसकी बात ज्यादा मायने रखेगी, हम इन्हीं सवालों को इन दस्तावेजों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो इसी परामर्श वाले सवाल से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 217 है हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए और 222 तबादले के लिए। दोनों में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, राज्य के राज्यपाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेएचसी से परामर्श करेंगे। तो ये दस्तावेज क्या बताते हैं, क्या वजन है इस परामर्श का? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जो रिकॉर्ड्स हैं वो साफ दिखाते हैं कि कोर्ट ने माना कि परामर्श का मतलब है एक ईमानदार बातचीत। अच्छा, मतलब सारे जरूरी तथ्य और दस्तावेज साझा किए जाएं और फिर राय ली जाए, लेकिन ये सहमति लेना नहीं है। ओ, मतलब सरकार वो राय मानने के लिए बाध्य नहीं है? बिल्कुल। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी एक अथॉरिटी, मान लीजिए सीजेआई, की राय दूसरों से ऊपर नहीं है। केंद्र सरकार सबकी राय सुनेगी, उन पर ठीक से विचार करेगी और फिर अपना फैसला ले सकती है। हाँ, एक शर्त है, वो फैसला किसी गलत नियत से या बिल्कुल अप्रासंगिक बातों के आधार पर नहीं होना चाहिए। अच्छा। और एक बात और, संविधान सभा में भी ये प्रस्ताव आया था कि सीजेआई की सहमति अनिवार्य हो, लेकिन वो खारिज हो गया था। तो ये हमेशा से एक संतुलन बनाने की बात रही है। हाँ, ये संतुलन तो वाकई बहुत नाजुक लगता है। सलाह जरूरी पर फैसला सरकार का। अच्छा, इन दस्तावेजों में एडिशनल जजों की नियुक्ति का भी जिक्र है अनुच्छेद 224 के तहत, और तब के लॉ मिनिस्टर के एक सर्कुलर का भी, जिसमें एडिशनल जजों से पूछा गया था कि क्या वो दूसरे हाईकोर्ट में स्थायी नियुक्ति के लिए सहमत है। इसका क्या बैकग्राउंड था? हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। देखिए, अनुच्छेद 224 तो लाया गया था कि अगर काम बढ़ जाए या पुराने केस ज्यादा हों तो अस्थायी तौर पर कुछ जज नियुक्त कर सकें। टेम्परेरी, हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि ये एक तरह से स्थायी नियुक्ति का रास्ता बन गया। इसी माहौल में लॉ मिनिस्टर का वो सर्कुलर आया। कहने को तो उद्देश्य बताया गया राष्ट्रीय एकता, कि हर हाईकोर्ट में करीब 1/3 जज बाहर के राज्यों से हों। पर इस पर विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए हुआ क्योंकि चिंताएं उठने लगीं। लोगों को लगा कि क्या ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर दबाव है। हाँ, मतलब क्या जजों को घुमा फिराकर दूसरे राज्य भेजने का तरीका है ये? बिल्कुल। क्या ये तबादले की जो तय प्रक्रिया है अनुच्छेद 222 वाली, उसको बाईपास करने की कोशिश है? और उसी दौरान एसएन कुमार जैसे कुछ जजों को बहुत छोटे कार्यकाल के लिए नियुक्त करने या कार्यकाल ना बढ़ाने के मामले भी सामने आए। इसने आग में घी का काम किया। समझ गए। यहाँ कोर्ट ने एक और अहम बात साफ की कि एडिशनल जजों की नियुक्ति में भी अनुच्छेद 217 वाली पूरी परामर्श प्रक्रिया, यानी सीजेआई, गवर्नर, सीजेएचसी से राय लेना, उसी तरह लागू होगी जैसे स्थायी जजों के लिए होती है। और इसी से जुड़ा सवाल है तबादलों का। जस्टिस केबीएन सिंह का मामला बहुत चर्चित रहा। क्या दस्तावेज बताते हैं कि जज की सहमति के बिना तबादला हो सकता है? इस मामले में दस्तावेजों के हिसाब से बहुमत की राय ये बनी कि अनुच्छेद 222 के तहत जज के तबादले के लिए उनकी सहमति अनिवार्य नहीं है। अच्छा, मतलब बिना सहमति के भी हो सकता है? हाँ, लेकिन बहुत बड़ा है। शर्त यह है कि तबादला सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक हित में होना चाहिए। किसी जज को सजा देने या साइडलाइन करने के लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है। अगर ये लगता है कि तबादला पनिशमेंट के तौर पर है या सरकार को कोई जज पसंद नहीं इसलिए हटाया जा रहा है, तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। और हर तबादले से पहले सीजीआई के साथ पूरी और असरदार बातचीत, जिसे फुल एंड इफेक्टिव कंसल्टेशन कहा गया, वो जरूरी है। केबीएन सिंह मामले में इसी बातचीत की क्वालिटी पर सवाल उठे थे। ये सारे मुद्दे तो वकीली अदालत तक लेकर आए थे, तो क्या इससे ये भी तय हुआ कि कौन ऐसे मामले उठा सकता है? मेरा मतलब है लोकस स्टैंडी का क्या हुआ? और सरकार जो दस्तावेज दिखाने से मना कर रही थी, वो प्रिविलेज या विशेषाधिकार वाला दावा। हाँ, ये भी बहुत अहम पहलू हैं। दस्तावेज बताते हैं कि कोर्ट ने यहाँ लोकस स्टैंडी यानी कौन मुकदमा कर सकता है, इस नियम को काफी उदार बनाया। अच्छा। कोर्ट ने माना कि वकील जिनका न्यायपालिका की आजादी से सीधा और गहरा ताल्लुक है, वो जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर कर सकते हैं।
रही बात दस्तावेजों की, तो सरकार बेशक एविडेंस एक्ट की धारा 130 के तहत राज्यों के मामलों से जुड़े दस्तावेजों पर विशेष अधिकार का दावा कर सकती है, मतलब उन्हें सीक्रेट रखने की मांग कर सकती है। लेकिन क्या कोर्ट ने मान लिया ये दावा? नहीं, यहीं पर कोर्ट ने एक संतुलन बनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकार का दावा ही आखिरी नहीं है, अदालत खुद देखेगी, वो तय करेगी कि किसी दस्तावेज को छुपाने से जनता का कितना नुकसान हो रहा है और उसे सामने लाने से न्याय को कितना फायदा होगा। इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाना होगा। और वो जो अनुच्छेद 74(2) है जो कैबिनेट की राष्ट्रपति को दी सलाह को बचाता है। हाँ, वो सलाह को बचाता है, लेकिन कोर्ट ने माना कि जजों की नियुक्ति या तबादले से जुड़ी पूरी फाइल, पूरी बातचीत, वो जरूरी नहीं कि उस सलाह का ही हिस्सा हो। इसलिए जरूरत पड़ने पर कोर्ट वो दस्तावेज मंगवा सकती है। ये पारदर्शिता की तरफ एक बड़ा कदम था। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से ये साफ है कि जजों की नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया कितनी नाजुक है और इसका न्यायपालिका की स्वतंत्रता से कितना गहरा नाता है। और ये परामर्श शब्द की व्याख्या वो तब भी बहस का मुद्दा थी और शायद आज भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दस्तावेज हमें यही दिखाते हैं कि ये संतुलन बनाना कितना मुश्किल काम रहा है। और ये आज भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने रखते हैं कि जो संवैधानिक पद हैं उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे हो। हाँ, मतलब वो सही बैलेंस कैसे बने जिससे संस्था की आज़ादी भी कायम रहे और जनता का भरोसा भी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचते रहना होगा।